आगे आ जा। अब तो आगे आ जाओ। तो ये जेफरी यस मैम, थोड़ा तीन के लिए
प्रेगनेंसी में मदद को अफेक्ट कर सकती है, मतलब effects of these diseases on pregnancy and effect of pregnancy on these diseases, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, 40% कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? पेरिफेरल स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस, नहीं, हार्ट, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट रिजल्टेंटली कार्डियक आउटपुट 40% प्रेगनेंसी में बढ़ता है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर कार्डियक डिजीज होगी, फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर है पेशेंट, ऑलरेडी हार्ट फेलियर चल रहा है, ठीक है, किसी भी ग्रेड किसी भी स्टेज का हो सकता है। तो जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, तो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, फटीग, पैल्पिटेशंस, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और हार्ट रेट का आपको पता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो है वो नॉर्मली पेशेंट को ऑफ कर लेती है, लेकिन जब हार्ट डिजीज अंडरलाइन कोई कार्डियक कंडीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर है किसी भी स्टेज का, तो जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, फेलियर ज़्यादा हो जाएगा। अब जो हमारे पास है हार्ट रेट थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो वो भी बढ़ा है, वो भी बढ़ा ओवरऑल पैल्पिटेशंस प्रेगनेंसी में हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है। अब इस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हाँ, तो वहाँ जाके डिवाइड हो रहे हैं, हाँ, तो फिर ऊपर नीचे ओवरऑल कार्डियक को बढ़ा रही है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है ना ब्लड का, और आरबीसी भी बढ़ते हैं 25%, प्लाज्मा वॉल्यूम 50% बढ़ता है, तो ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। उस वजह से हार्ट रेट भी बढ़ता है और कार्डियक, ठीक। अच्छा, प्रेगनेंसी के स्टार्ट से कार्डियक आउटपुट बढ़ना शुरू होता है और 28 वीक्स से मैक्सिमम, ठीक है। ये बात याद रखिए, इसको अंडरलाइन प्रेशर कर लें। एमसीक्यूज में आएंगे ये टॉपिक, ज़्यादातर मुझे वैसे आइडिया नहीं है, ये एमसीक्यूज में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही नहीं, लेकिन एमसीक्यूज में ज़रूर आता है, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल स्टेशन भी आ सकता है। 28 वीक्स वाला आपने कहते हैं मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट 28 वीक्स स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, जैसे कार्डियक सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है 28 वीक्स टू मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज़ आता है। फिर 28 वीक्स से मैक्सिमम हो गया, उसके बाद लेबर में दोबारा बढ़ता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है, 15%। तो फर्स्ट स्टेज है लेबर की, कहाँ तक होती है? फर्स्ट 0 से 10 तक, 0 से 10 फुल डायलेटेशन सर्विस तक, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में 15% और सेकेंड स्टेज में बेबी की डिलीवरी तक, फुल डायलेटेशन से लेकर बेबी की डिलीवरी तक 50% कार्डियक आउटपुट मज़ीद बढ़ता है, ठीक है। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे कि लेबर के पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक। जब कहीं भी ना समझ आए कोई भी चीज़ कंफ्यूज करिए तो फॉरन मैम इसमें बीपी गिरेगा, बीपी सर्टेनली बीपी है वो लो होगा, ठीक है। जैसे जब वेज़ोडाइलेशन ओवरऑल वेज़ोडाइलेशन भी होती है ना प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से बीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम होता है। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, जिनको प्रेगनेंसी से पहले का बीपी चल रहा है, तो उनका जो बीपी है वो हाइपरटेंशन की मास्क हो जाती है वेज़ोडाइलेशन, ठीक है। ठीक। अच्छा, सेकेंड स्टेज में 50% बढ़ गया, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड में भी कार्डियक डिजीज जो है वो मदद को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सारा जो ब्लड वॉल्यूम है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है
डिलीवरी के बाद सारा ब्लड वॉल्यूम यूट्रस से निकल के ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम जो ब्लड वॉल्यूम है वैसे से चला जाता है, तो मजीद कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो मजीद मॉर्बिडिटी करता है, तो इनमें जिन्हें अंडरलाइन कार्डियक डिजीज होती है। ठीक, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि मॉर्टेलिटी कितनी कैसे होती है और कितनी होती है। सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज मैटरनल डेथ्स हैं, ठीक है, उसका लीडिंग कॉज कोई भी कार्डियक इशू है जो मदर में है प्रेगनेंसी में। ठीक है, रेड फ्लैग्स हमें पढ़ने के रेड फ्लैग्स क्या है जो हमें बताएंगे कि अगर कोई कार्डियक कंडीशन चल रही है, चिंता भी हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, खड़े खड़े उठ जाए, हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा, ऑर्थोपिया, ठीक है, डिस्निया हो सकता है, ठीक है, डिस्निया हो सकता है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। एक तो प्रेगनेंसी में डिस्निया नॉर्मल होती है, एक जो और हमें प्रेगनेंसी में डिस्निया और कार्डियक इशू की वजह से डिस्निया, उन दोनों को डिस्कस नहीं करना, उसको रूल आउट जरूर करना है कि डिस्निया प्रेगनेंसी की वजह से है, ये कार्डियक डिजीज की वजह से। मोस्टली पेशेंट्स को पता होता है कि उनको कोई कार्डियक कंडीशन चल रही है, तो आपको हिस्ट्री में बताएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर सडन कोई भी चेस्ट पेन हो सकती है जो जॉ में जा रही है, लेफ्ट आर्म में जा रही है, पीछे बैक में जा रही है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में वैसे भी एपिगैस्ट्रिक पेन होती है गर्भ की वजह से, हमने रूल आउट करना है कि कहीं कहीं कार्डियक कंडीशन साइलेंट एमआई तो नहीं हो रहा पेशेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेथलेसनेस होगी विद चेस्ट पेन, हेमोप्टेसिस और सिंकोपी। परसिस्टेंट टेकिकार्डिया, एक तो टेकिकार्डिया पल्स जो है वो हार्ट रेट वैसे ही बढ़ता है प्रेगनेंसी में कंटिन्यूअस, लेकिन वैसे भी टेकिकार्डिया अगर परसिस्टेंटली टेकिकार्डिया चल रहा है तो अरिथमियाज हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, हमने ये चीज़ प्रॉपर्ली मैनेज करनी है, रूल आउट करना है कि कहीं कार्डियक कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये रेड फ्लैग्स को हमें हमेशा याद रखना है। और अगर किसी की नहीं भी है न्यूली डायग्नोस्ड अब कंडीशन, हम उसकी प्रेगनेंसी के बाद उसको पता चला है कि ये सब कुछ हो रहा है, कुछ भी है नॉर्मल, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चीज़ें नॉर्मल है वो आपने याद रखनी है, जो एबनॉर्मल है उनको हमें रूल आउट करके जाना है कि कार्डियक कंडीशन नहीं। ठीक, उसके बाद हमें अच्छा प्रेगनेंसी से पहले हमें क्या पेशेंट को बताना है, उसे हमें बताना है कि कुछ कंडीशन ऐसी जिनमें बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो हमने उसकी टर्मिनेशन करनी है, जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, आगे वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसमें हमें बिल्कुल प्रेगनेंसी अगर हो भी रही है तो हमने टर्मिनेट करनी है, और लॉन्ग टर्म कोई ऐसा परमानेंट मेथड यूज़ करना है कि प्रेगनेंसी हो रही। ठीक है, जैसे वेजेक्टमी है, स्टेरिलाइजेशन है, ट्यूबल लाइगेशन वगैरह, या 10 ईयर्स के लिए माइग्रेनर देते हैं, वो भी जो है वो प्रेगनेंसी को रोक देती है कि इतना लॉन्ग आप कॉन्ट्रासेप्शन और इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन के लिए प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, अच्छा, तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग यही पेशेंट को करनी हमने कि आपने जो है वो आपकी प्रेगनेंसी की वजह से कार्डियक डिजीज वर्स हो सकती है। ठीक है, और कुछ कार्डियक डिजीज ऐसी हैं जिनमें आपको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं है, कुछ में आप कॉशियस कर सकते हो और विद विजिलेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, और ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम उस पेशेंट को हैंडल करेगी, ऑब्स्टेट्रिशियन करेगी, जो गायनेकोलॉजिस्ट है पेशेंट की, और 10 कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब पेशेंट अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके एंटीनेटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पेशेंट आई हमारे पास बुकिंग जैसे, ठीक है, तो एक बार एको उसकी तब करवा लेंगे। ठीक है, एको करवानी है, उसमें हम क्या देखेंगे, इंजेक्शन फ्रिक्शन देखेंगे, उसके सारे वैल्व्स देखेंगे, माइट्रल वैल्व, एओर्टिक वैल्व, जो आपको बताया ना हार्ट के वैल्व्स कौन से हैं, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के दिमाग कौन से, राइट, और लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के दिमाग, और जो है वो एओर्टिक एओर्टा में आउटफ्लो एओर्टा, एओर्टिक वैल्व और राइट का आउटफ्लो जो है वो पल्मोनरी। ठीक है, तो वो हम इंजेक्शन फ्रैक्शन देखेंगे कि हार्ट फेलिंग की तरफ तो नहीं जा रहा, एटलीस्ट 60% इंजेक्शन फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एको पे ये डायग्नोस होगा, तो हम बुकिंग विजिट पे एक एको करेंगे और एक 28 वीक्स पे एको रिपीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है 28 वीक्स पे मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है,
अच्छा, तो ये बताया है कि हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को, कार्डिक इशू के अंदर जो प्रेगनेंसी में वर्स हो रही है कंडीशन, उनको हमने रूल आउट करना है, उनको डिफ्रेंशिएट जरूर करना है। ये ना हो पेशेंट जो है वो सडन कार्डिक फेलियर में चल जाए या उस तरह हमने डायग्नोसिस किया हो। ओके, ये उसके नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं जो आपके कार्डिक इशू की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में पेशेंट को क्या क्या, जो हार्ट डिजीज पर आपको मैंने आई है उसमें प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में हमें पेशेंट को क्या क्या बताना है कि इससे प्रेगनेंसी के दौरान या लेबर में मैटरनल डेथ हो सकती है। ठीक है, फीटस जो है उसको ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी मदर की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज है तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, IVR हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकती है, आइट्रोजेनिक प्री टर्म लेबर आपने आइट्रोजेनिक प्री टर्म बर्थ आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमें प्रेगनेंसी की कंडीशन एडवांस ट्राइमेस्टर में इतनी ख़राब हो गई है कार्डिक इशू की वजह से कि हमें बेबी डिलीवर करना पड़ा। ठीक है, बेबी डिलीवर होगा तो सब कुछ नॉर्मल की साइड पे आएगा ना। ठीक है, और बहुत सी हार्ट की प्रॉब्लम्स की बहुत सी जो ड्रग्स हैं वो ऐसी हैं जो टेरेटोजेनिक हैं, प्रेगनेंसी में नहीं सेफ, लेकिन हमें उनको देना पड़ेगा। कैटेगरी C की जो मेडिसिन होती हैं उनको देना पड़ेगा मदर की लाइफ। ठीक है, फिर ये सारी पेशेंट को काउंसलिंग करनी है। ठीक, फिर हम बता सकते हैं उसे कि प्रेगनेंसी के उनके कार्डिक इशूज़ पे क्या इफेक्ट है और कार्डिक इशू के उनकी प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट है। ठीक है, कार्डिक इशू के तो प्रेगनेंसी में ये इफेक्ट हो गया ना कि हमने जो ड्रग्स पेशेंट्स को दी है जो कि कार्डिक इशूज़ में हमने दी है लेकिन प्रेगनेंसी में वो सेफ नहीं है, तो वो फीचर्स में जो है वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट डिटेक्ट कर सकती हैं। फिर हम उसे बताएंगे कि प्रेगनेंसी के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके कार्डिक इशू पे, वर्सन हो सकती है उसके कोई भी हार्ट कंडीशन कोई भी है। अभी हम वो नहीं पढ़े कि कौन सी है, कोई भी कार्डिक कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। ठीक है, फिर FGR हो गया, प्री टर्म लेबर बता दिया, कंजेनिटल हार्ट। अब मदर में अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कुछ कंडीशन है हार्ट की, तो बेबी में भी हो सकती है अगर मदर में। ठीक है, जेनेटिक होती है ना, तो ट्रांसफर हो सकती है बेबी में भी BST AST कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको पेशेंट को ये भी काउंसिल करना है कि बेबी में भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ड्रग की वजह से जो टेरेटोजेनिक इफेक्शन वाला जो मदर की कंडीशन की वजह से जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो बेबी में हो सकते हैं। ठीक, ये 10.5 वाला बॉक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और पेशेंट को बताना है कि आपको मल्टीपल बहुत ज़्यादा विजिलेंट मॉनिटरिंग आपकी होगी और आपको मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ये पेशेंट को काउंसिल करना है हमने, तो वो मेंटली रेडी है, वो ये ना हो परेशान हो जाए कि भाई नॉर्मल प्रेगनेंसी, मतलब उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हमेशा विजिलेंट मॉनिटरिंग होती है, उसको मल्टीपल टाइम हॉस्पिटल में एडमिशन हो सकते हैं। ठीक है, ये भी पेशेंट को बताना है। या फिर वो जो है वो वही मैंने आपको बताया कि टाइम प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम उसको बता रहे हैं, वक्त पहले भी हो सकती है, वक्त से पहले भी हो सकती है। और हमें किसी के दूसरे अगर बर्थ हमें पहले आइट्रोजेनिक प्री टर्म लेबर बर्थ की दवाई आती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो लेबर का स्ट्रेस है वो मदर को किसी कार्डिक कंडीशन में नहीं देना। हमने वेंटो को कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेकेंड वेंटो आपने ऑपरेटिव डिजाइनर डिलीवरीज पढ़ी है? अभी नहीं पढ़ी। अच्छा, जो फॉर्सेप डिलीवरीज और वेंटोस जो डिलीवरीज है ना, वेंटोस का मतलब है जो वैक्यूम आफ्टर फॉर्सेप तक आप बेबी डिलीवर करते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि सेकेंड स्टेज में 50% कार्डिक आउटपुट मजीद बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो मजीद वर्स करेगा। तो हमने एक तो लेबर में मदर को स्ट्रेस नहीं देना, जो ठीक है पेन का जो स्ट्रेस है, लेबर का स्ट्रेस है वो नहीं देना। तो हमने सेकेंड स्टेज को या तो उसको एपिड्यूरल देना है, रीजनल एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, एपिड्यूरल देना है ताकि उसको मदर को स्ट्रेस ना हो, या सेफ साइड सिजेरियन है जिसमें मदर को स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि हम सेकंड स्टेज को जितना शॉर्टन कर सकते हैं वो हम करें, वैक्यूम लगा के बेबी डिलीवर करें या फॉर्सेप लगा के बेबी डिलीवर करें ताकि उसको पुशिंग ना करनी पड़े, उसका हार्ट जो है उसको जो कार्डिक कंडीशन और कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट है, आपके क्लिनिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पता नहीं यहाँ पे टेबल में होगी है। ठीक है, अच्छा, तो
सिम्टम्स हमने रेड फ्लैग्स को पढ़ लिए कि डिस्निया हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकती है, ऑर्थोपनिया हो सकता है, टैकीकार्डिया पैल्पिटेशन होंगे, ठीक है, और पेशेंट पेन ठीक है। अब एक नेहा क्लासिफिकेशन है, नेहा क्लासिफिकेशन है न्यू यॉर्क एसोसिएशन ऑफ हार्ट, उसकी शॉर्ट फॉर्म नेहा है, ठीक है। नेहा क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर की, उसमें 4 कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड भी 2 हैं, जिसमें एक तो है कि बिल्कुल कोई लिमिटेशंस नहीं है आपकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, डिस्निया नहीं हो रहा, पैल्पिटेशन नहीं हो रही, फटीग नहीं हो रही, ठीक है। आप मतलब बिल्कुल जैसे फर्स्ट स्टेज ना किसी भी डिजीज की, लेकिन कार्डियक फेलियर मतलब है, कार्डियक कंडीशन है। फिर सेकंड है माइल्ड, जो थोड़ी सी माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आप सब आना शुरू हो गए, तो सॉरी स्लाइड लिमिटेशंस है आपकी फिजिकल एक्टिविटी की, कि लाइक आपने कुछ काम किया और आपके फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो गए, लाइक डिस्निया, फटीग और पैल्पिटेशन। मॉडरेट में ये है कि आप ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी की, ठीक है, रेस्ट पे आप कंफर्टेबल हैं, रेस्ट में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, इसलिए पैल्पिटेशन वगैरह नहीं हो रही, लेकिन आपने ऑर्डिनरी एक्टिविटी की तो आपको सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो ये हो गई मॉडरेट, ठीक है। और स्वेयर ये होगा कि आप रेस्ट पे भी होंगे तो आप अनकम्फर्टेबल है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो ये सबसे जो है वो मॉडरेट कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हार्ट फेलियर को हमें पता चल गया कैसे डायग्नोज करना है, एको करके, ECG भी करेंगे, एको भी करेंगे, ठीक है। नॉन इन्वेसिव से हम नॉन इन्वेसिव पेशेंट को टाइप कर सकते हैं मॉनिटरिंग, वो कर सकते हैं। इन्वेसिव की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टार्ट हमने नॉन इन्वेसिव से करना है, ECG कर सकते हैं, भी एको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने आपको बताइए कुकिंग विजिट पे करनी है, जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आएगी आपके पास, वो 7 वीक्स में भी आ सकती है, 10 वीक्स में भी आ सकती है, 20 वीक्स में भी आ सकती है, और नेक्स्ट जो हमने करनी है वो 28 वीक्स में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है अच्छा, अब उसको प्रोफाइलेक्टिकली हमने क्या क्या देना है। जब भी कोई कार्डियक कंडीशन होती है या वैल्व रिप्लेसमेंट हुई है पेशेंट की, तो हम उनको मेटालिक होते हैं ना, तो हम उनको जो है वो प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स देते हैं टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि हमने पढ़ा है जो कौन सा बैक्टीरिया था, विरिडेंस भी होता है, वो तो ऑलरेडी एपिडर्माइटिस होता है ज़्यादा, स्टैफ एपिडर्माइटिस जो है वो वैल्व जिनके रिप्लेस हुए होते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, उनमें एंडोकार्डाइटिस करता है, तो हमने प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स देनी है जिनकी वैल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी हुई थी, सर्जरी हुई थी। और जिनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उनमें हमें एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं। प्रेगनेंसी में हम नॉपरिन दे सकते हैं 75 mg OD, अगर कार्डियक कंडीशन है तो उसकी डोज डबल कर देंगे। और सेकेंडली जो है वो क्लेक्सेल देते हैं, ये जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। हेपरिन आपको पता है प्रेगनेंसी में सेफ होती है, वॉरफिन सेफ नहीं होती, और जो फैक्टर 10A इनहिबिटर्स है क्लेक्सेल के ऑल्टरनेटिव ये हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये दोनों सेफ नहीं है। वॉरफिन सेफ नहीं है, वॉरफिन क्या करती है, टेरेटोजन है, वो जो फेशियल इफेक्ट्स करती है और इंट्राक्रेनियल ब्लीड वगैरह करवा सकती है थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी के अंदर, ठीक है। तो हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है, क्लेक्सेल वगैरह, और पेशेंट को थ्रू आउट प्रेगनेंसी देना है, और डे 1 से स्टार्ट करना है उसको, मतलब 36 वीक्स तक ये सारी थेरेपीज देते हैं ताकि हमें जल्दी डिलीवरी करवानी नहीं पड़े। तो जो क्लेक्सेल है और लॉपरिन है ये एंटीकोएगुलेंट है और ये ब्लीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 36 वीक्स में स्टॉप कर देना होता है इन दो थेरेपीज को डिलीवरी से 1 वीक पहले, ठीक है। 36 वीक्स तक तो हम डिलीवरी नहीं करवाएंगे ना, तब तो बेबी प्री मैच्योर होता है, ठीक है। अच्छा, लेबर में मैनेज कैसे करना है डिलीवरी और लेबर के दौरान, जो हाई रिस्क कार्डियक कंडीशंस है, लेकिन लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, ठीक है, उसमें क्या करना है हमने, जिनमें इंजेक्शन हमने एको की और इंजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली तो 60% से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मेरा है आपका है 60% ज़्यादा इंजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन कार्डियक फेलियर इतना ज़्यादा है
कि 30% से भी कम का इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? जो लेफ्ट हार्ट से जो आउटफ्लो पूरी बॉडी में। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो 30% से कम हो गया है। या जो नेहा क्लासिफिकेशन हमने न्यूयॉर्क एसोसिएशन ऑफ हार्ट पढ़ी है, हमने नेहा क्लासिफिकेशन 3 या 4, जिसमें मॉडरेट और सीवियर आता है कि रेस्ट पे पेशेंट कंफर्टेबल है, लेकिन मॉडरेट जो है वो एक्टिविटी से भी और लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर रेस्ट पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं। 3 और 4 ये है ना क्लासिफिकेशन। तो ये दो क्लासिफिकेशन या इंजेक्शन फ्रैक्शन 30% से कम, इस पे हमने जो है वो सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताई है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को के टाइम को कम करना है बाय यूजिंग ऑपरेटिव वैजाइनल डिलीवरी फॉर्सेप वगैरह, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो आप आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये मॉर्बिड कंडीशन, मॉर्टल मॉर्बिड कंडीशन है, क्योंकि राइट साइड पे जो आउटफ्लो है वो आपका पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है, राइट हार्ट में, ठीक है। ओवरऑल जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा और आगे से पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो हार्ट से ब्लड जो है वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और पीछे जो है वो हमारे बेसल ट्रैक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लंग से आ रहा है ना, लंग से आ रहा है, बेसल ट्रैक्ट्स आएंगे, फ्लूइड रिटेंशन लंग्स में होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस डिस्निया वगैरह होगा। फिर हमारी जो है नहीं सॉरी जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ेगा, जो राइट साइड पे है वो बॉडी से ब्लड आ रहा है, ठीक है, जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी सॉरी ये एडिमा हो जाएगा हमारा, पीडल एडिमा, और लंग जो हमने लिवर में पढ़ा था नटमेग लिवर बर्जर पैथोलॉजी 4th ईयर में हमको पढ़ाया ना, क्रॉनिक कार्डियोपैथी की वजह से वो सारा कुछ, मतलब आपके राइट साइड का अगर आउटफ्लो ही नहीं है तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, ऑलरेडी कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा तो बस पीछे ब्लड वापस जाएगा, ठीक है, बैक होगा। फिर कोई सराउंडिंग हार्ट डिजीज है लाइक टॉफ वगैरह, टेट्राली जो वैलिड है उसमें जो है हमने विजिलेंट मॉनिटरिंग करनी है लीवर में, उसमें पेशेंट को स्ट्रेस नहीं, मदर को स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है। कोई भी पैथोलॉजी है लाइक मार्फन सिंड्रोम है, कलेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं ना, मार्फन सिंड्रोम, एहलेडेलिस सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि हमारी जो एओर्टा है उसकी डायलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, कट ऑफ वैल्यू है 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, सॉरी एओर्टिक डायलेशन होगी, डायलेटेशन, तो उसमें जो है वो एओर्टिक डिसेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यूज डिजीज जो मार्फन सिंड्रोम है उसमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है ना, हर तरह का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा, यूट्रस का होगा, एओर्टा का होगा, हर वेसल खराब होगा, ठीक है, हर वेसल वीक होगी, तो एओर्टिक डायलेटेशन ऑलरेडी होगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो डिसेक्शन हो सकती है ना, डिसेक्शन का पता है ना? हाँ, ठीक, किसी को नहीं पता तो पूछिए। चलिए ठीक, फिर कोई भी इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, अगर आपके पास एओर्टिक या माइट्रल स्टेनोसिस है, आउटफ्लो जहाँ पे भी आपका बाहर का गेट अच्छा, जहाँ पे आउटफ्लो ट्रैक ही ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे ब्लड आगे कैसे जाएगा, ठीक है। हमें तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है ना, कार्डिक आउटपुट किसी प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है क्योंकि ब्लड सप्लाई हमें ज़्यादा चाहिए, बेबी की ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, इस वजह से कार्डिक आउटपुट नेचुरली बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50% बढ़ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टेनोसिस है या एओर्टिक स्टेनोसिस है तो पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है, उससे बेबी कॉम्प्रोमाइज होगा, FGR जो हमने पढ़ा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वगैरह, और प्रीटर्म लेबर, ठीक। कोई प्रोस्थेटिक हार्ट वैल्व है या कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी हमने पढ़ा है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, वो दोनों जो है वो लीड्स टू हार्ट फेलियर, ठीक है। एट द एंड यही वाली कंडीशंस हो रही होती है जो हम बार-बार रिपीट करें, ठीक है। रिटेन रहेगा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ? यस मैम, क्या कह रहे हैं? रिवाइज करेंगे तो हाँ, एक दफा सुन लो, सो एक मिनट जब आप खुद रीड करोगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो हाई रिस्क कार्डियक कंडीशंस है, ये सारी जो हमने पढ़ी हैं एक करके। फीटल रिस्क में क्या होंगे?
ठीक है। इसमें मदर को अगर जेनेटिक हार्ट डिजीज है तो बेबी को भी हो सकती है, तो जेनेटिक का मतलब ही ये है कि जेनेटिक आगे जा रही है। ठीक है। आउटफ्लो ट्रैक कर सकते हैं, तो मिटरनल जो है वो हाइपोक्सिया मिटरनल साइनोसिस होगी क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी में नहीं जा रहा, तो एज अ रिजल्ट बेबी में भी हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, क्योंकि बेबी तक ब्लड जा नहीं रहा। ठीक। आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब है कि हमें मदर की कंडीशन वर्स हो रही है तो मदर की लाइफ बचाने के लिए हमें आइट्रोजेनिक का मतलब है कि हम खुद डिलीवरी करवा रहे हैं वक्त से पहले, 36 वीक से पहले, उसको कहते हैं आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी। ठीक है। मदर की लाइफ अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई कंडीशन कार्डियक कंडीशन है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत वर्स हो रही है तो हमने मदर की लाइफ बचाने के लिए बेबी को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ता है। इसको कहते हैं आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी के वक्त से पहले हमने 36 वीक से पहले हमने कर दी है, डिलीवरी कर दी है। ठीक है। FGR मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है, क्योंकि मदर का अपना जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो बेबी में मुश्किल से पहुंचेगी। ठीक है। और मैटरनल ड्रग्स के इफेक्ट्स टेरेट्रोजन है, FGR फीटल लॉस। ठीक। फिर उसके बाद हमने अच्छा लेबर में कैसे हमने मैंने आपको पहले मोटा मोटा बता दिया था कि हमने कोशिश करनी है कि लेबर में मदद को स्ट्रेस ना हो। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होनी होती है, पुशिंग करनी होती है, तो हमें एपिड्यूरल देना है। एपिड्यूरल देना है हम जब तक फुल डायलिटेशन नहीं है एपिड्यूरल देंगे। जब फुल डायलिटेशन हो गई तो हमने सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को प्रेसिपिटेट करना है किसी भी तरीके से, वैक्यूम लगाकर फॉर्सेप लगा के, ताकि कम से कम मदर को पुश करना पड़े एक्सर्शन। ठीक है। और fetal monitoring during labor एक्स्ट्रा विजिलेंट वो भी करनी है। नॉर्मली जो लेबर को मॉनिटरिंग करते हैं वो भी बहुत विजिलेंट ही होती है, लेकिन बाद के कंडीशन में मैटरनल फीटल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा मतलब डबल विजिलेंट होती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो वैल्व रिप्लेसमेंट जिनकी हुई हुई है उनको एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस के लिए एंटीबायोटिक देंगे ताकि एंटीबायोटिक ना हो। ठीक है, ये पूरा अभी हम पढ़ेंगे। और सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं जो कि सबसे सेफ ऑप्शन है। ठीक है। अगर कोई पेशेंट ऑप्ट नहीं करना चाहती वजाइनल डिलीवरी, कुछ कहती है कि नहीं हमारे से सिजेरियन सेक्शन करें, तो सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो सिजेरियन ही है। और अगर पेशेंट कहती है कि नहीं मैंने नॉर्मल डिलीवर ही करवाना है, तो फिर हम ये प्रिकॉशंस लेंगे, तो उसको एपिड्यूरल देंगे, उसका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर शॉर्टन करेंगे अगर वो चाह रही है कि मैंने जाने लिए ही डिलीवर करना। ठीक है। अच्छा, लेबर में कैसे मैनेज करना है? अवॉइड इंडक्शन ऑफ लेबर, क्योंकि उसमें इंडक्शन स्पॉन्टेनियसली पेशेंट जो है वो लेबर में चली गई है तो पेरेंट को उसको इंड्यूस नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। पेशेंट जब पेन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली तो पेशेंट स्ट्रेस होगा, उसे फिजिकल स्ट्रेस होगा, तो वो चीज़ कार्डियक कंडीशन को कर सकती है खराब। ठीक है। प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स देनी है, वो हमने भी पढ़ लिया क्यों देनी है। ठीक है। फ्लूइड बैलेंस करना है, वो इतना ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं कर देना उसको। हम लेबर में ड्रिप लगाते हैं ना उसकी सिंटों की, ताकि हमारी ताकि हमारी कॉन्ट्रैक्शंस बेहतर हो सके, ज़्यादा हो सके, तो उसमें भी हमने फ्लूइड को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना पेशेंट को कार्डियक फेलियर में चली जाए। ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं और सेकेंड स्टेज को शॉर्टन करना है। सिंटोसिनोल को बहुत कॉशियसली यूज़ करना है। हमने पहले जो ज़माने में एर्गोमेट्रिन यूज़ करते थे, वो हाइपरटेंशन कॉज करती है और जो एर्गोमेट्रिन है ना हाइपरटेंशन और वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है, तो उसको हमने यूज़ नहीं करना लेबर। ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको यूज़ करना, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उसकी जगह सिंटो को यूज़ करना, वो भी कॉशियसली, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, पेशेंट को एक्सर्शन होगी और कंडीशन जो है वो खराब होगी। ठीक। अच्छा, अब
अब स्पेसिफिक कंडीशन हमें एक एक करके पढ़नी है। सबसे पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज है। एमआई, अगर किसी को इस्कीमिया चल रहा है, अंडरलाइन इस्कीमिया चल रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस चल रही है, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। उसमें ये होता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। 40 से ज़्यादा एज है, पेशेंट स्मोकिंग करती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं वो एमआई के भी होंगे, ठीक है। अल्कोहल इनटेक नहीं, आई गेस कोकेन यूजेज है उसकी, जिससे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है, उससे भी वेज़ोस्पैज़म होगा, कोरोनरी आर्टरी का एमआई हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, ठीक है। पेशेंट 40 से ज़्यादा है, पेशेंट मल्टी पैरा है, मल्टी पैरा का मतलब है सेकेंड थर्ड फोर्थ बेबी उसका, ठीक है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, उसमें अब सिंगल प्रेगनेंसी में जो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्विंस में, ट्रिपलेट्स में वो चीज़ें डबल ट्रिपल हो जाती हैं, ठीक है। हर तरह का हमने सिम्टम पढ़ा है कि जो लाइक हाइपरेमेसिस है, वॉमिटिंग है, वो भी डबल हो जाएगी। जो माइनर इलनेसेस हैं प्रेगनेंसी की, जो हम इतना बॉदर नहीं करते, वो भी मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती है। तो ऑब्वियसली कार्डियक इशू है, वो सिंगल से ज़्यादा वर्स हो जाएगा डबल प्रेगनेंसी में, मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ठीक है। पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है 20 वीक से पहले अगर पेशेंट को 20 वीक से पहले अगर हमारे पास कोई पेशेंट आई है और उसका हमें 2 रीडिंग्स 4 आवर्स अपार्ट 140/90 की मिली है या उससे ज़्यादा, 2 रीडिंग्स 4 आवर्स अपार्ट 2 ओकेजन्स पे, लाइक 4 आवर्स अपार्ट 2 ओकेजन्स है, एक 8 बजे उसका किया और एक 12 बजे उसका बीपी चेक किया और 140/90 से बीपी ज़्यादा रहा या 140/90 रहा और वो 20 वीक से कम है, तो इसको कहेंगे हम ये क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी से पहले इसको हाइपरटेंशन चल रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 20 वीक्स तक वेज़ोडाइलेशन की वजह से बीपी लो रहता है, नॉर्मल है। अगर उसमें भी 140/90 इसका मतलब प्रेगनेंसी से पहले का इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है। इसको कहेंगे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन। 149 या उससे ज़्यादा और 2 रीडिंग 140 अच्छा 140/90 आगे हम ये पढ़ेंगे PIH 140/90 पढ़नी है ना। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कि PIH किसे कहेंगे, जो आफ्टर 20 वीक्स हमारे पास। हाँ, और फिर प्री-एक्लेम्सिया किसे कहेंगे, प्री-एक्लेम्सिया इससे प्रोटीनूरिया भी इंड्यूस हो जाएगा। हाँ, और अगर इसे फिट प्रोटीन, हाँ, और अगर इसे फिट साइड होगा तो एक्लेम्सिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी MI होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मदर को एक्यूट MI हो गया जो कि इसमें मोर्टेलिटी 20% है, तो ऑब्वियसली फीटस की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाएगी, तो मदर को नहीं, मदर ऑब्वियसली वो सारा कुछ, ठीक है। इसकी अंडरलाइन पैथोलॉजी यही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस चल रही होगी वेसल्स में, कोरोनरी वेसल्स में, ठीक है। और हमने इसमें भी पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है और प्रेगनेंसी में सेफ थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी क्लेक्सेन और लॉपरेंट है। लॉपरेंट का मतलब है एस्पिरिन 75 mg, डोज डबल हो जाएगी, वो आगे थोड़ी आगे बात पाते हैं वो छोड़े। क्या देना है ये कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंटीकोगुलेंट देनी है, ठीक है। एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट है अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें फीटल मैटरनल हेमरेज का रिस्क कम है और ये दोनों जो है वो सेफ है प्रेगनेंसी में, ठीक है। अच्छा, माइट्रल और एओर्टिक स्टेनोसिस। अब जो स्टेनोसिस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस है तो माइट्रल वाल्व में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रिक्टेड है वो या पूरा खुल नहीं रहा, जैसे गेट थोड़ा खुल रहा है तो रास्ता कम होगा, ब्लड जो है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो जाएगा, तो बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो कहाँ होगा, लंग्स में होगा, लंग्स में होगा तो हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इससे हो सकता है ना, कभी उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, डिजीज रेट्स होंगे, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा होगा, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या है। अगर प्रेगनेंसी में हमारे पास पेशेंट एक आई है जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस है या एओर्टिक माइट्रल स्टेनोसिस है, तो हमें क्या करना है,
वो वॉल ठीक करना है ना जिसका इशू है। नहीं वो तो आप सर्जरी तो नहीं कर सकते ना पेशेंट। ब्लड थिनर्स देंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो इसका सर्जरी ही है कि वैल्व रिप्लेसमेंट करनी है। ब्लड थिनर्स मेडिसिन देंगे जो ब्लड थिन करे। वो तो देंगे, वो तो हर कार्डियक कंडीशन में कहीं ना कहीं दे रहे हैं हम, एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी और लो मॉलिक्यूलर वेट। इसमें हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, अगर पेशेंट को एक्सर्शन होगी, ठीक है, तो उसमें कार्डियक आउटपुट और बढ़ जाएगा, हार्ट रेट और बढ़ जाएगा, हार्ट को और ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटिव नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम प्रेगनेंसी में पेशेंट को देंगे। तो क्या देंगे मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम? बीटा। यस एग्जैक्टली, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स देंगे टू रिड्यूस हार्ट रेट या टू कंट्रोल हार्ट, या बेसिकली। और दूसरा ये कि बेड रेस्ट पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करनी है ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके की एक्सर्शन ना हो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है तो क्या होगा? वो एओर्टिक रप्चर हो सकता है, डायसेक्शन हो सकती है, डायलेटेशन हो सकती है। और जब एओर्टिक डायसेक्शन होगी तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे? शोल्डर्स, पीछे बैक पे शोल्डर्स के दरमियान में टेयरिंग पेन होगी, और क्योंकि वेसल रप्चर होगी या नहीं वेसल रप्चर होगी है तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, और बैक में चेस्ट पे पेन होगी, ठीक है। अब इसमें मॉर्टेलिटी 50% है। ये तो नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी में नहीं भी है तो फिर भी इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर है तो इसकी 50% मॉर्टेलिटी है, थोड़ी सी परसेंटेज याद रखें। दूसरा ये कि इसके और क्या हो सकते हैं इफेक्ट्स, ठीक है, एओर्टिक डायलेटेशन की, ठीक है, डायसेक्शन में तो मॉर्टेलिटी होगी ना, उसको तो हमने इमीडिएटली ट्रीट करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करें, मेडिकल करें, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन है, मार्फन सिंड्रोम है अगर पेशेंट को, तो क्या होगा? पीपीएच में जाने के चांसेस है, पेशेंट के यूट्राइन इन्वर्जन के चांसेस है। यूट्राइन इन्वर्जन क्या होता है? यूट्रस जो है, यूट्रस का फंडस जो है वो बाहर वजाइना से बाहर आता है। ये मोस्टली जो है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मिसमैनेज करने से होता है, तो डॉक्टर के वजह से हो रहा होता है मिसमैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो मैम ये फंडस बाहर आ जाए तो मतलब? हाँ, फंडस से यूट्रस बाहर आ जाता है, ठीक है, इन्वर्जन हो जाती है। आपको फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे तो आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है। जो उसको पकड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं उनकी वजह से आता है? नहीं, जब हम यूट्रस प्लेसेंटा को सेपरेट होने से पहले ही कॉर्ड से खींच देते हैं ना, तो यूट्रस जो है वो फंडस पे लगा होता है, वो अब डिटैच नहीं हुआ होगा, तो हमने प्लेसेंटा को खींचा, कॉर्ड से खींचा, तो साथ ही प्लेसेंटा में बाहर आ गया और यूट्रस जो फंडस है वो भी खुल गया। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यूट्रस है ना, लैटरल व्यू दिखा रही है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा लगा हुआ है और ये कॉर्ड लगी हुई है, हमने यहाँ से हम इसको खींचते हैं, गश ऑफ ब्लड नहीं आया, थर्ड स्टेज स्टार्ट नहीं हुई, गश ऑफ ब्लड नहीं आया, फंडस रेज नहीं हुआ, ग्लोबुलर शेप नहीं हुआ यूट्रस, और हमने पहले ही खींचना शुरू कर दिया। ये खींचेंगे प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा डिटैच नहीं पीछे से हुआ, प्लेसेंटा बाहर आएगा कि फंडस, ये वाला पोर्शन फंडस का ऐसे बाहर आ जाएगा। हम इसका हल क्या, इसमें ये नहीं हम कर सकते वो द्वारा उसको पुशन कर और हाँ, फौरन नहीं, अंदर डाल देंगे, ट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से पहले उसको ऐसे फिस्ट बना के उसको वापस अंदर करते हैं, ठीक है। अब मार्फन सिंड्रोम में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर पूरी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अफेक्टेड होंगे। तो इसमें क्या होगा? यूट्राइन एटोनी की वजह से जो यूट्राइन वॉल्स हैं वो इतनी कमजोर हैं कि वो यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मली नहीं होगी लेकिन इसमें यूट्राइन इन्वर्जन हो जाएगी। और दूसरा ये कि यूट्राइन एटोनी होगी, नॉर्मली यूट्रस जो है वो फॉरन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जब बेबी डिलीवर होता है और प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, लेकिन मार्फन सिंड्रोम में ऐसा नहीं होगा, तो पीपीएच होने के चांसेस हैं, ठीक है। पीपीएच का सबसे मेन कॉज यूट्राइन एटोनी है ना, तो इससे यूट्राइन एटोनी होगी। हार्ट कंडीशन, हार्ट डिजीज हो रही है, एओर्टिक डायसेक्शन वगैरह वो तो अलग है ना, इसके साथ ये दो कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उसमें ये होता है कि वर्कलोड हार्ट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो
आगे की ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है। इससे पल्मोनरी एडीमा हो जाए देखो। तो पीछे ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर, इसमें हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा और पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, पीटर एडीमा हो जाएगा, सॉरी पल्मोनरी एडीमा नहीं होगा, पीटर एडीमा होगा, लिवर पे बैक फ्लो ब्लड का जाएगा, ठीक है, और जुगुलर वेन पे जाएगा, आगे जाने के लिए बैक जहाँ से वीनस रिटर्न आ रहा है वहाँ बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो हाई, इट इज़ एसोसिएटेड हाई रिस्क ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पेशेंट को अच्छा सा कॉन्ट्रासेप्शन प्री प्रेगनेंसी ही, उसकी मतलब ऐसा है कि प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगी, ठीक है। हम विजेक्टमी कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रिपल लाइगेशन कर सकते हैं उसको, अगर वो उसकी एज कम है तो हम 10 इयर्स के लिए उसको माइलिना रख सकते हैं। माइलिना जो है वो यूट्राइन सिस्टम है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, हार्मोन रिलीज इन यूट्राइन डिवाइस है, 10 इयर्स के लिए वो कॉन्ट्रासेप्शन देती है, याद है ना माइलिना, ठीक है। तो ये दे सकते हैं ताकि उसको प्रेगनेंसी हो ही ना, इसमें बिल्कुल रोकनी है हमें प्रेगनेंसी। अगर इन केस हो गई है प्रेगनेंसी तो फिर क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मैटरनल मॉर्टेलिटी 30 to 50% बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या है, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, ऑटोमिया, फटीग, ठीक है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास पेरिकार्डियल कार्डियोमायोपैथी। इसको रीड करें तो बच्चा रीड करे। This pericardial cardiomyopathy. This is a rare condition and is the development of heart failure without an obvious cause late in the third trimester and in the first few months after birth. Risk factors include multiple pregnancy, advanced maternal age, multiparity, hypertension, and Afro-Caribbean origin. It is important to remember as a possible cause if a pregnant woman presents with shortness of breath, particularly at night or when lying flat. If a pulmonary embolism has been excluded, an echocardiogram should be performed. ठीक है, तो बता दी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये रेयर कंडीशन है, ठीक है। विदाउट जो है वो ऑब्वियस कॉज थर्ड ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट होगी, उसको पेरिकार्डियल इसलिए कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होनी है, और या फिर बर्थ के 1 to 2 मंथ्स में, ठीक है। अब एक दफ़ा आप डिवाइस रीड करिए सब अपना बैठ के कुछ नहीं समझ आ रहा था। ये मैं बताइए ना, सबको समझ आई है ना, वापस ले आओ। ये सारा कुछ भी वापस ले आओ। कोई चीज नहीं समझ आई तो
हाँ इसका बस ये हफ्ते और अगले हफ्ते मेरी ईद कुछ एक हफ्ते के लग रहा है कुछ खत्म हो गई है रखी थी किसकी क्लास में अभी नहीं सबकी हुई। कॉपीज हो गई? हाँ चले जाए वेट कर। ओके मैम ये मैं वो थायराइड डिजीज वाला बता दीजिएगा ना क्या हुआ? मैम एक आइडिया नहीं है, मैम साथ में पूछ के वैसे होती है पेट स्टार्ट से बात करें और नेक्स्ट 10:30 आती है वैसे। बस ठीक है फिर मुझे ओपीडी में ना इनका पूछे ना मैम से ये 9:15 तक हमने पढ़ा और अब नेक्स्ट का ठीक है करके जो है अपने स्टूडेंट पेपर फिर क्लास के इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं भी अभी बाहर ही जा हाँ वो तो आज हार्ड